Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to finish the remaining part of the chapter from class 8 of SST, that is the parliamentary form of government, and this is the second part of this chapter. The topics that we are going to discuss in this video are the parliament, president, its qualification, its function, and its salary and remuneration, vice president, prime minister and council of minister, power of parliament, how a bill become a law, and the types of bill, है ना. All these topics we are going to cover in this video. So the parliamentary form of government, second part of this chapter, है ना. So in the previous video we have already discussed about the Lok Sabha and the राज्य सभा, है ना. एज वी नो दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्य सभा एंड द लोक सभा. So together Rajya Sabha, the upper house, and the Lok Sabha, the lower house, है ना, together they are known as the central legislative, है ना. तो let's just discuss about this. But as you know that the legislative, the executive and judiciary, these are the 3 organs of a government. एक गवर्नमेंट की 3 organs हैं. लेजिस्लेटिव का क्या वर्क होता है, तो फंक्शन क्या होता है, टू मेक द लॉज, है ना. एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क होता है, इम्प्लीमेंट कराना, है ना. और जुडिशरी का वर्क होता है टू चेक वेदर द लॉज आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, है ना, और नॉट, है ना. तो इसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट्स होते हैं इसके लिए, है ना. तो जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है ना, नियम बनाना और नियम को फॉलो कराना, यानी कि इम्प्लीमेंट कराना, ये किसके थ्रू होता है पूरा वर्क, ये पूरा वर्क होता है पार्लियामेंट के थ्रू, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू, ठीक है ना. तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा किसका पार्ट है बेटा, एक ये पार्ट है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ठीक है ना. तो हम यहाँ पर इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो फंक्शन है वो लेजिस्लेटिव भी है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी है, ठीक है. सो president is our next topic, and you know that president is a part of Indian parliament. So the president of India is a republic state, you know it, republic state है इंडिया, है ना. जहाँ पर जो हेड है हमारे स्टेट का वो कौन है, प्रेसिडेंट है. और जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है एक, ठीक है ना. नॉट अ हेरिडिटरी रूलर एज अ मोनार्च. मोनार्च मीन्स जो राजा होते थे, है ना. उसमें क्या होता था कि जैसे जो किंग है ना, जो किंग का आगे जाके सन होगा, है ना, जो उसका लीगल हेयर होगा, यानी कि उसका वारिस होगा, वो उसके बाद उसकी जगह लेगा. तो ऐसा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता. प्रेसिडेंट एक चुना हुआ क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि लोगों के द्वारा चुना गया होता है ना. ही होल्ड हिज ऑफिस, है ना, उसका खुद का ऑफिस होता है ना. उसकी एक पावर होती है जो कि डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक उसका वर्किंग क्या कहते हैं, टाइम होता है उसका, है ना, काम करने का. वर्किंग टाइम का मतलब यहाँ पर टेन्योर से है मेरा, है ना, कितने साल वो वर्क करेगा एज अ प्रेसिडेंट, कितने साल सर्व करेगा अपनी कंट्री को एज अ प्रेसिडेंट. तो ये सारी बातें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में, है ना. अ कैंडिडेट सीकिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, ठीक है ना. अगर कोई पर्सन है ना, और वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए. मस्ट बी एनलिस्ट इन द वोटर लिस्ट, है ना, वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए. मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, है ना, उसकी 35 ईयर कंप्लीट एज होनी ही चाहिए, ठीक है ना. अगर 35 से एज कम होती है तो ही कैन नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना. मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, है ना. इफ़ इट दैट हैपन द पोस्ट मस्ट बी वैकेटेड, है ना, बिफोर सीकिंग द इलेक्शन, है ना. इलेक्शन से पहले अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है ना, तो आपको ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की कोई जॉब आपके पास नहीं होनी चाहिए, सैलरी जॉब नहीं होनी चाहिए. अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इलेक्शन में तो आपको उस जॉब को क्या करना होगा, छोड़ना होगा, सीट को आपको वैकेट करना होगा, ठीक है. हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, है ना. इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट किया जाता है इंडिया में प्रेसिडेंट. जनरल सिटीजन डू नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट की सीट के लिए जो इलेक्शन होता है उसमें डायरेक्टली
लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेंट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो देखिए उसका जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है सबसे पहले, या फिर कौन उसमें वोटिंग कर सकता है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें, कौन चूज़ करता है उसमें, है ना। तो यहाँ पर बात आती है, तो दोनों हाउसेस जो होते हैं पार्लियामेंट के, है ना, और जो भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जो भी सभाएं होती हैं, है ना, वो सारे मेंबर्स मिलके, है ना, प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं और उसको इलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये था प्रेसिडेंट का इलेक्शन, है ना। तो हमने बात की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में और कैसे वो इलेक्ट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, है ना, इंडियन यूनियन, है ना। ही इज़ इलेक्टेड फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर, है ना, वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है ना। बट ही कैन बी री इलेक्टेड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ हिज टेन्योर, अगर उसका जो कार्यकाल है 5 ईयर्स का वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसको हम दोबारा भी इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति 2 बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है ना। और जैसे कि आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, है ना, दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। नाउ लेट जस्ट टॉक अबाउट द टेन्योर ऑफ द ऑफिस, है ना। सो व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ a president? The president of India is elected for a fixed tenure of 5 years. जो प्रेसिडेंट को चुना जाता है, इलेक्टेड किया जाता है, वो 5 ईयर के लिए किया जाता है, उसका फिक्स्ड पीरियड होता है ना। ही कैन बी री इलेक्टेड एज वेल, है ना, उसको हम दोबारा री इलेक्ट भी किया जा सकता है ना, अगर उसके पास मेजॉरिटी होती है वोटिंग की तो, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफिस में फॉल वैकेंट इन केस ऑफ अ सडन डेथ, है ना, रेजिग्नेशन और थ्रू इम्पीचमेंट, है ना, इफ़ देयर इज़ एनी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक। तो यहाँ पर 3 केसेस हैं, मतलब ये हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, यानी प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो सकती है हमारे देश में, है ना। उसके लिए भी बेटा 3 कंडीशन है यहाँ पर। अगर प्रेसिडेंट की सडन डेथ हो जाए, ठीक, तो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी, है ना। अगर प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दे, ठीक है, या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाए क्योंकि उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तोड़ा है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के नियम को, है ना। तो इस प्रकार से 3 केसेस होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट की जो गद्दी है, हम कह सकते हैं पोस्ट है, वो क्या हो जाए, वैकेंट हो जाए, है ना। इन दैट केस वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह लेता है, ठीक है, उसी के पास पावर होती है वर्क करने की एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो इम्पीचमेंट के बारे में हम बच्चों यहाँ पर बात कर रहे थे, है ना। द रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट मे बी मूव्ड इन आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, है ना। तो इम्पीचमेंट जो होता है उसका रेजोल्यूशन किसी भी हाउस द्वारा आ सकता है, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो यानी कि प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है किसी भी हाउस द्वारा, है ना, लोअर हाउस के द्वारा या फिर फिर हम क्यों कह सकते हैं उसको अपर हाउस के द्वारा, ठीक है ना। इम्पीचमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है ना, और अभी तक टिल डेट नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इम्पीच्ड, है ना। किसी भी प्रेसिडेंट को इंडिया में अभी तक, है ना, इम्पीचमेंट के लिए नहीं हटाया गया, ठीक है ना, मतलब कि रेजोल्यूशन द्वारा, है ना, राज्यसभा या लोकसभा ने उसको अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं हटाया है ना। तो ये था आपका टेन्योर के बारे में। ठीक है, बात करते हैं सैलरी और अलाउंस के बारे में। द प्रेसिडेंट यूज टू गेट 90,000 रुपीज़ अर्लियर एज अ सैलरी पर मंथ, है ना। नाउ has been raised to 1,50,000 along with other allowance as permissible by the law, है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए पहले जो सैलरी हुआ करती थी या अलाउंस हुआ करते थे, अलाउंस का मतलब बेसिकली भत्ता होता है, यानी कि सुविधाएं होती हैं, है ना। भत्ता जो शब्द है वो हिंदी वर्ड है अलाउंस का, है ना, तो मतलब उसका होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, है ना। सो
तो जो प्रेसिडेंट है ना, उसकी जो सैलरी हुआ करती थी पहले, वो 90,000 हुआ करती थी, है ना। लेकिन अब जो न्यू सैलरी है उसकी 1,50,000 रुपीज़ पर मंथ है। और उसकी साथ उसको कुछ सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि कुछ अलाउंस भी मिलते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो उसकी कुछ पावर होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 पावर उसकी बताई गई हैं। पहली है एग्जीक्यूटिव, दूसरी है जुडिशरी, थर्ड है लेजिस्लेटिव, फोर्थ है फाइनेंशियल पावर, फिफ्थ है इमरजेंसी पावर और सिक्स्थ है आपका मार्शल पावर, ठीक है ना। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, वो इन्जॉय करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, क्योंकि वो हेड है स्टेट का, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल अपॉइंटमेंट करता है ना। ऑल द ट्रीटीज़ बिकम इफेक्टिव ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट एक्सेंट, है ना। अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं होगा, है ना, किसी भी ट्रीटी में किसी भी देश के साथ, है ना, तो वो ट्रीटी मान्य नहीं की जाएगी, है ना। जुडिशियल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, है ना, तो वो अपॉइंट कर सकता है चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, है ना। और बाकी की जजेस को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के भी वो ही अपॉइंट करता है ना। एंड इट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, है ना, और रिप्राइव डिस्प्यूट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और मे रिड्यूस और रेमिट द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्ट, है ना। तो किसी भी कन्विक्ट का वो पार्डन कर सकता है उसको, मतलब कि उसकी सज़ा कम करवा सकता है ना, या बिल्कुल ख़त्म भी करवा सकता है, या नहीं कम भी करवा सकता और ख़त्म दोनों ही करवा सकता है। तो ये प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर है ना। तीसरा लेजिस्लेटिव जो पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो क्या है, हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकता है। नो बिल कैन बी बिकम अ बिल विदाउट हिज और हर अप्रूवल, है ना। कोई भी बिल, लेजिस्लेटिव पावर ये है प्रेसिडेंट के पास कि कोई भी बिल उसके अप्रूवल के बिना पास नहीं हो सकता, है ना। और उसके पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है पार्लियामेंट में, है ना, नॉट इन अ सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। अगला है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर का मतलब यहाँ पर रिलेटेड टू मनी, है ना। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज और हर प्रायर परमिशन, है ना। यानी कि प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना किसी भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में, है ना। और उसके तो नेक्स्ट है उसकी इमरजेंसी पावर, है ना। तो इमरजेंसी पावर के अकॉर्डिंग इन द केसेस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, तो फाइनेंशियल क्राइसिस, इन द केसेस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इन द केसेस ऑफ फॉरेन एग्रेशन, है ना, इन सारी केसेस में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट, है ना। तो ये है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी जो पावर है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है पूरे देश में, आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन क्या कहते हैं दौर में, है ना। तो जैसे उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आया हो देश पर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई हो, या कोई फॉरेन एग्रेशन हुआ हो, है ना, किसी दूसरे देश का युद्ध, क्या कहते हैं, युद्ध छिड़ गया हो किसी दूसरे देश के साथ, है ना। तो इस केस में इमरजेंसी घोषित कर सकता है प्रेसिडेंट, है ना। मार्शल पावर में ये है कि ही एंड ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया, है ना। तो डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया का ये सुप्रीम कमांडर भी है। तो ये सारी पावर हैं किसकी बेटा, प्रेसिडेंट की पावर है, ठीक है। As you can see on the screen, the president and their tenure is mentioned, है ना। तो प्रेसिडेंट अभी तक जो भी इंडिया के हुए हैं और उनका क्या टेन्योर है वो भी मिसिंग है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, जिनका जो कार्यकाल था वो 26 जन 1950 से स्टार्ट हुआ था और 13 मई 1962 में उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ। तो इसी प्रकार से सभी जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के अभी तक, है ना, उन सबका डेट वाइज कार्यकाल भी मेंशन है ना, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर अपनी। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइस प्रेसिडेंट, है ना। वाइस प्रेसिडेंट हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, है ना। ही assume the office of the president of India in the absence of president, है ना। in case of the president dies, resign or the vice president act as the president of India, है ना। अगर कभी किसी केस में, अर्जेंट केस में, इमरजेंसी की केस में अगर प्रेसिडेंट क्या कहते हैं डेड हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है प्रेसिडेंट की, या प्रेसिडेंट रिज़ाइन दे देता है, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की जगह उसका क्या कहते हैं उसका काम
करता है ना, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, है ना, 6 महीने तक, है ना, टिल जब तक एक न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं और कुछ सैलरी एंड अलाउंस के बारे में अब हम बात करेंगे, किसके, वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है ना। जैसे कि हमने बताया था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को, है ना, कि जो हमारा इंडियन रिपब्लिक है ना, तो उस इंडियन रिपब्लिक में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पोस्ट बनाई है, एक डेजिग्नेशन बनाई है प्रेसिडेंट के बाद, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं ना। तो इसके अब हम सैलरी अलाउंस और क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। Qualification and the tenure for being elected as a vice president of India is same as those of the president of India। तो जो president के में हमने पढ़ा था, जैसे कि he must be a citizen of India, है ना, must be enlisted in the voter list, है ना, must have completed the age of 35 years, है ना, must not hold any office of profit under the central और state government, है ना। तो इस प्रकार की जो हमने नियमावली यानी क्वालिफिकेशन पढ़े थे प्रेसिडेंट के लिए, है ना, सेम फॉलो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट के लिए ना। अब बात करते हैं सैलरी और अलाउंस का, है ना। अर्लियर अब वाइस प्रेसिडेंट गॉट 85,000 रुपीज़ पर मंथ एज सैलरी, है ना, विच वॉज नाउ रिवाइज्ड एज 1,25,000। बिसाइड ही और शी ऑल्सो एंटाइटल टू गेट द अदर अलाउंस एज परमिशेबल बाय द लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए ऐसा है कि जो पहले सैलरी हुआ करती थी वाइस प्रेसिडेंट की, वो 85,000 पर मंथ हुआ करती थी, लेकिन अब जो न्यू रिवाइज सैलरी वो है 1,25,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको कुछ भत्ते यानी कि कुछ अलाउंस यानी कि कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट द्वारा मिलती हैं, है ना, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, है ना। तो अगला टॉपिक जो अब हमें पढ़ना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट किया जाता है ना, इलेक्शन कैसे होता है किसका, वाइस प्रेसिडेंट का। The Vice President of India is elected by the Electoral College, which consists of both the houses of parliament, namely the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The member of the state legislative are not involved in this election. He is elected by the single transferable vote through the secret ballot, है ना। अब देखिए जैसा कि हम लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में बात किया था, ये थोड़ा सा अलग है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन उससे, है ना। तो ये इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, दोनों यानी कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा यानी कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा ये तय किया जाता है ना। जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं ना, वो इसमें अपना वोट नहीं देते हैं, है ना। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि सीक्रेट बैलेट किया जाता है ना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा सीक्रेट बैलेट द्वारा वोटिंग की जाती है, जिससे वाइस प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना, एंड इज़ द पाइवट अराउंड विच द होल कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी रिवॉल्व, ठीक है ना। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में, है ना, वो एग्जीक्यूटिव का रियल हेड है, ठीक है ना, और उसी के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी मशीनरी है वो वर्क करती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, है ना। इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल जो इंस्टीट्यूशन, जो सबसे पावरफुल पोस्ट है, वो हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या है, हेड है, ठीक है। आगे अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चयन कैसे होता है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। The leader of the majority party is generally elected as a prime minister by the president of India। देखिए अब ऐसा है कि हर पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है ना, और अलग अलग क्या कहते हैं, जो राज्य होते हैं उसमें अलग अलग सीटें होती हैं, है ना। और जो सीटें होती हैं वो किसके हिसाब से मेंशन होती हैं, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जैसे कि हम बात करें कि यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर सीट भी सबसे ज़्यादा है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, है ना, जो इलेक्शन को विन करेगी, जो इलेक्शन को जीतेगी, उसमें इलेक्शन में जिसकी मेजॉरिटी होगी जिस पार्टी की, ठीक है ना, वो पार्टी का जो भी लीडर होगा, है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। ऑन द एडवाइस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है
है ना, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज़ करता है। यानी कि जैसे कि हमने किसी एक पहले पार्टी थी, उसकी मेजॉरिटीज़ ऑफ वोट आए, है ना, और उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया। फिर प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेगा कि उसका जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें कौन कौन से मंत्री, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर्स शामिल हो सकते हैं, है ना, वो चूज़ करेगा अपने पार्टी के अंदर से, है ना, पार्टी में से विनिंग पार्टी अपने में से वो चूज़ कर सकता है। ठीक है, आगे सम टाइम अ नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट can also be made as a cabinet minister, but in the case the candidate must get elected to the parliament within a period of 6 months। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, फिर भी उसको कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पर हम ये रख सकता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उस केस में ऐसा होगा कि उसको पार्लियामेंट में 6 महीनों के अंदर इलेक्शन के थ्रू कैंडिडेट उसको बनना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि रोल क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का। जैसे कि हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है ना। जैसे कि रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वो हमारे एग्जीक्यूटिव किस चीज़ का एग्जीक्यूटिव होता है, लॉ मेकिंग बॉडी का एग्जीक्यूटिव होता है ना। तो अब हम बात करते हैं उसके रोल के बारे में। So, being the head of the council of minister, the prime minister can intervene in any decision of the parliament। क्योंकि वो council of minister का head होता है, तो वो parliament के किसी भी decision में हस्तक्षेप कर सकता है। On the advice of the prime minister, the president can dissolve the लोक सभा, है ना। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है किसको, लोकसभा को। जैसे कि मैंने बताया था प्रेसिडेंट के पास पावर हो सकती है इस चीज़ की, है ना। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ चेन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, है ना, वो एक चेन का काम करता है, एक लिंक का काम करता है ना, एक ब्रिज का काम करता है ना। ऑल अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके सभी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द Prime Minister also advised the President on summoning the पार्लियामेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है ना, अभी जब भी सभा करनी होती है पार्लियामेंट की, तो समन जो दिया जाता है वो किसकी एडवाइस पे समन दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे दिया जाता है। या डिक्लेरेशन करनी हो इमरजेंसी में, है ना, देश में आपातकालीन का समय हो, है ना, और इमरजेंसी डिक्लेयर करनी हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट करता है। ठीक है ना। और जैसे कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको, श्रीमती इंदिरा गांधी ये हमारी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। ठीक है, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, है ना। तो जो प्लानिंग कमीशन होता है उसका चेयरमैन भी कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, जो कवर करती है सारी एक्टिविटीज़ स्टेट्स की और सेंट्रल दोनों की, है ना। तो इस प्रकार की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके द्वारा संचालित की जाती हैं, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ठीक है, और उसको कौन चलाता है, उसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ही उसका चेयरमैन होता है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, है ना, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स दी हुई है, मेंशन पिक्चर की गई है ना, विद द नेम एंड विद देयर टेन्योर, है ना। तो कार्यकाल के साथ नाम भी दिए गए हैं सभी प्राइम मिनिस्टर के जो भी इंडिया में रहे हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, है ना। तो इसी प्रकार से और पूरे अभी नरेंद्र मोदी जी तक, है ना। और इनके कार्यकाल भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, है ना, किस इनका जो टाइम पीरियड रहा वर्किंग का एज अ प्राइम मिनिस्टर वो कब से कब तक रहा। ठीक है ना, आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ठीक है, Now let me tell you about the Council of Minister, है ना। The Council of Minister consists of 3 types of minister, है ना। 3 types of minister होते हैं Council of Minister। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। The size of the Council of Minister is not fixed by the Constitution of India, but according to the 91 Constitution Amendment Act, the Council of Minister shall not be more than 15% of the total strength of the लोक सभा। लोक सभा की 15% स्ट्रेंथ से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते, है ना। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमने बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो चूज़ करता है ना। तो
उसके 3 पार्ट होते हैं, उसमें कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, उसमें डेप्यूटी मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, है ना, राज्यसभा। नाउ लेट जस्ट टॉक अबाउट द पार्लियामेंट। यूनियन लेजिस्लेटिव इज नोन एज द पार्लियामेंट, है ना। तो लेजिस्लेटिव, है ना, लेजिस्लेचर, है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जीक्यूटिव जो वर्क होता है ना, और जो लेजिस्लेटिव वर्क होता है वो पार्लियामेंट का होता है, तो उसको यूनियन लेजिस्लेटिव हम कहते हैं, ठीक है ना। आगे जो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज़ द राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल दैट इज़ द लोकसभा, है ना। द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस इज नोन एज द एमपीज, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं इसको, इनके हाउस के मेंबर्स को। द पार्लियामेंट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, है ना। पार्लियामेंट को कि जो सेशन है कम से कम 1 साल में 2 बार लगने ही चाहिए, ठीक है। नाउ द रूल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रूल है? सबसे पहले है कि हमारी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना। दूसरा, टू कंट्रोल, गाइड एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना और उसको इन्फॉर्म करना, ठीक है। और तीसरा है लॉ मेकिंग, है ना, कि लॉ बनाना, है ना। तो ये 3 जो हमारे फंक्शन है ना, वो पार्लियामेंट के हमारे 3 मेजर फंक्शन हैं। और इन्हीं 3 फंक्शन की वजह से हमारी जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही कहलाती है ना। दोनों ही फंक्शन होते हैं उसके, लेजिस्लेटिव भी फंक्शन होता है यानी कि लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव यानी कि उनको फॉलो कराना, है ना, या उनको बताना कि कैसे एग्जीक्यूट किए जाएं, है ना। तो ये फंक्शन है हमारे, रूल है हमारे पार्लियामेंट के, ठीक है। ठीक है ना। पार्टीज़ के बारे में आप जानते हैं, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है। पार्टी सिक्योर द हाईएस्ट मेजॉरिटी ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट में जिसके पास मेजॉरिटी होती है सीट्स की, मतलब ज़्यादातर उसके जो कैंडिडेट होते हैं उनकी मेजॉरिटी होती है, वो रूलिंग पार्टी होती है। और अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? पार्टी इन अपोजिशन, दे एक्ट एज चेक ऑफ द रूलिंग पार्टी बाय क्रिटिसाइजिंग इट्स पॉलिसी, है ना। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका क्या काम होता है? उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करना, है ना, ताकि जो भी फ्लॉज हैं उनकी पॉलिसीज़ में वो हमें पता चल जाए। पावर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट की जो पावर है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। पावर ऑफ मेकिंग लॉज, पुटिंग लॉज इनटू एक्शन, कंट्रोल ओवर द फाइनेंस, पावर टू प्रोवाइड जस्टिस एंड मेकिंग फ्यू चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो लॉ मेकिंग की जो पावर है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर, है ना, वो पार्लियामेंट के पास है ना। पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री, है ना। पूरी हमारी कंट्री में लॉ मेकिंग जो बॉडी है वो कौन है? हमारी पार्लियामेंट है ना। तो ये अमेंडमेंट कर सकती है लॉ को बना सकती है, अमेंडमेंट मतलब चेंज कर सकती है लॉ को, ठीक है। पुटिंग लॉ इनटू एक्शन, तो इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, है ना। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली मेड रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल दैट इज द लोकसभा। द पार्लियामेंट कंट्रोल the executive by cautioning the minister about their policies and decisions, है ना। तो एग्जीक्यूटिव जो पावर है पार्लियामेंट की, वो उसमें क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, लोकसभा में, है ना। और जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, कैसे कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है उनकी पॉलिसीज़ के बारे में और उनकी डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो इस प्रकार से एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो वर्क करती है पार्लियामेंट में, ठीक है ना। कंट्रोल ओवर द फाइनेंस, तो कंट्रोल ओवर द जो फाइनेंस है वो फाइनेंशियल पावर के बारे में है ना। तो जो मनी बिल है वो ओरिजिनेट होता है लोकसभा से और राज्यसभा में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट का अप्रूवल के बिना ये पास नहीं हो सकता, है ना। तो जो मनी बिल है वो भी अप्रूव होता है पार्लियामेंट में, है ना। तो वो कंट्रोल पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, इसका मतलब फाइनेंस को, है ना। कुछ जस्टिस की भी पावर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास, है ना। और अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो वो भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं? पार्लियामेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट की पूरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर है ना, हमारे पूरी गवर्नमेंट को, हमारे पूरे देश को रन करने के लिए, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ, है ना। एक बिल कैसे लॉ बनता है ना, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। ये जो प्रोसीजर है स्टार्ट होता है फर्स्ट रीडिंग से, है ना। इस स्टेज में जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द हाउस बाय द मिनिस्टर, है ना। ऑब्जेक्टिव होता है इस बिल का कि जो मिनिस्टर हैं उसको इंट्रोड्यूस करते समय डिस्कस करें
हाउस में, है ना। इफ़ द मेंबर ऑफ द हाउस फेवर द बिल इट गोज़ ऑन द सेकंड स्टेज, है ना। फर्स्ट स्टेज के बाद इसको सेकंड स्टेज पे तब भेजा जाएगा, है ना, जब हाउस के मेंबर इसको क्या करेंगे, मेंबर ऑफ हाउस इसको सपोर्ट करेंगे, फेवर में करेंगे। अब उसके बाद ये जाता है सेकंड रीडिंग में, है ना, बिल सेकेंड रीडिंग में जाता है ना। एट दिस स्टेज लॉन्ग डिस्कशन टेक प्लेस इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिल, है ना। बिल के अलग अलग पहलुओं को लेकर बहुत लंबा डिस्कशन होता है ना। बिल डिस्कस होता है पूरी तरीके से, है ना, पब्लिक ओपिनियन के साथ, है ना। आफ्टर दैट अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर इन द फेवर और अगेंस्ट द बिल, है ना। तो उसके बाद बिल के अगेंस्ट में या फेवर में एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है ना, एक कमेटी को भेजी जाती है ना। उस रिलेटेड ना जो कमेटी होती है वो सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट एक फ़िक्स टाइम के बाद, जिससे ये पता चलता है कि उस बिल में क्या कमियां थी उस बिल में, है ना, और क्या उस बिल से हमें फ़ायदे हो सकते थे, है ना। वोटिंग कराई जाती है ना, और उसके बाद बिल ओवर हो जाता है। उसके बाद बिल भेजा जाता है थर्ड रीडिंग के लिए। इस स्टेज पे ये बिलीव किया जाता है कि डिस्कशन पहले से हो चुका है ना, दोनों हाउसेस में, है ना। इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू आर्ग्यूड आइदर इन सपोर्ट और अगेंस्ट द बिल। इस पोर्शन में हम ये देखते हैं कि जो बिल या तो सपोर्ट में रहेगा या फिर अगेंस्ट में रहेगा, है ना। नो अमेंडमेंट इज़ परमिटेड इन दिस स्टेज। इस स्टेज में यानी कि थर्ड जब रीडिंग होती है तो उस स्टेज में बिल में कोई भी अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस नहीं किए जा सकते, है ना। आफ्टर डिस्कशन द बिल इज़ वायलेटेड और पास्ड, है ना। या तो बिल डिस्कशन के बाद बिल को पास किया जाता है वोटेड के लिए, या फिर उसको निकाल दिया जाता है ना। अगर वो पास हो जाता है तो सेम प्रोसीजर उसके साथ फॉलो होता है। बिल इज़ सेंड टू द अदर हाउस, है ना। बिल उसके बाद दूसरे हाउसेस में भेजा जाता है। व्हेन बिल इज़ रीच टू द अदर हाउस इट अंडरगोज ऑल द प्रोसेस एज द फर्स्ट हाउस, है ना। फर्स्ट हाउस में जो भी फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग हुई थी, है ना, थर्ड रीडिंग हुई थी, है ना, सेम प्रोसीजर उसके साथ दूसरे हाउस में भेजने के बाद फिर फॉलो होता है ना। उसके बाद सभी डाउट और क्वेरी को क्लियर करने के बाद उसको प्रेसिडेंट के एक्सटेंड के लिए भेजा जाता है ना, जहाँ पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल ज़रूरी होता है ना। आफ्टर द प्रेसिडेंट अप्रूवल द बिल बिकम अ लॉ। और जब प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूव कर देते हैं तो जो बिल है वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन टाइप के बिल हैं। पहला बिल है मनी बिल। तो मनी बिल के बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये मनी बिल शो होता है बहुत डिटेल में, है ना। हमारे देश में आने वाली जितनी इनकम है, एक्सपेक्टेड इनकम है, उसके बारे में इसमें मेंशन होता है ना, कि और उस इनकम को कैसे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, मतलब कैसे उसको यूज़ करेगी उस इनकम को, ठीक है। आगे आने वाले जो टैक्सेशन है ना, उसकी सारी जो भी न्यू टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं वो मेंशन होती हैं इसमें। जो भी रिडक्शन होते हैं टैक्स में वो भी इसमें मेंशन होते हैं, है ना। और ये जो बिल है वो ओरिजिनेट होता है लोकसभा से, है ना। द अपर हाउस द राज्यसभा हैज़ नो पावर टू डिले इट, है ना, डिले इट मोर देन 14 डेज। ऐसा है कि ये बिल पहले जो मनी बिल है ना, ये ओरिजिनेट होता है लोकसभा में। लोकसभा में ये बिल बनता है। उसके बाद ये जो बिल है वो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में जाता है, और उसके पास कोई पावर नहीं है उसे 14 दिन से ज़्यादा रखने की। अगर वो 14 डेज से उससे ज़्यादा रखता है तो बिल अपने आप अप्रूव हो जाता है, ठीक है। अगर राज्यसभा चाहे तो कुछ सजेशन दे सकता है उसमें कि कुछ चेंजेस हमें बनी बिल के फॉर्मेट में करने चाहिए, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर होता है कि वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, है ना। बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। एनी बिल अदर देन मनी बिल इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल, है ना। मनी बिल को छोड़ के कोई भी बिल जो होता है वो ऑर्डिनरी बिल होता है ना। और इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के, है ना, और किसी भी मिनिस्टर द्वारा या किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा हाउस के, है ना। और जो तीसरा बिल है, जैसे कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बिल कहते हैं जिसको, है ना, उसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेंशन होता है। उसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ बनाने के लिए हम उसमें बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे लॉ मेंशन हैं, लेकिन अगर हमें कोई नया लॉ बनाना है ना, तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल से उसको बना सकते हैं। जो बिल है वो लॉ बन सकता है, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऐड हो सकता है, ठीक है।